ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो टॉपिक है दैट इज कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो आप लोगों ने इससे पहले भी जो है स्कूल में ये टॉपिक पढ़ा होगा सबने। सिंपल सी चीज़ है, जैसा कि ये फिगर आप लोग देख रहे हैं इसमें आप लोग जानते हैं कि जो अर्थ पे एनर्जी का मेजर सोर्स है वो क्या, अर्थ पे एनर्जी का मेजर सोर्स क्या है? एनीबॉडी? सर आवाज नहीं है। किसी को नहीं आ क्या? यस, सबको नहीं आ रही है सर। सर अब आवाज नहीं आ रही सर। ओके ओके, Yes, जस्ट sir. अ मिनट। ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। इससे पहले भी आप लोगों ने स्कूल में ये जो टॉपिक है इसे पढ़ा होगा अपनी साइंस की बुक में। सो सबसे पहले ये बताइए कि अर्थ पे एनर्जी का सबसे मेन सोर्स क्या है? सनलाइट। सनलाइट एंड तो वाटर। ओके, जैसा कि आप लोग ये फिगर में देख सकते हैं, इधर में जो है वाटर एरिया है, तो और जो इधर में लैंड एरिया है। तो जब भी सनलाइट से किसी भी एरिया का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, चाहे वो लैंड एरिया हो चाहे वो वाटर एरिया। तो अगर लैंड एरिया में वाटर टेम्परेचर लैंड एरिया में टेम्परेचर बढ़ रहा है किसी एक स्पेसिफिक प्लेस का, तो क्या है, वहां से जो एयर है वो गर्म होगी और गर्म हवा क्या है, ऊपर उठेगी। ओके, इसी तरीके से अगर किसी एक्वेटिक रिसोर्स से जो है के अगल बगल का या फिर एक्वेटिक रिसोर्स की तरफ का जो है एरिया गर्म हो रहा है, तो वहां से जो है वो जो वाटर है वो भी गर्म होकर क्या होगा, इवेपोरेट होगा और वो भी ऊपर उठेगा। तो जब ये ऊपर उठते हैं तो ऊपर उठते उठते इनका टेम्परेचर जो है कम होता जाता है, जिससे कि ये जो है वाटर ड्रॉपलेट्स में जो है कन्वर्ट होते हैं। और जब ये ऊपर उठते हैं तो ऊपर में क्या होते हैं, एरोसोल्स होते हैं। एरोसोल्स क्या होते हैं, कौन बताएगा? सर वाटर और ये वेपर मिलके। नहीं, और कोई ट्राई करेगा? सॉलिड और लिक्विड मिला हुआ रहता सर, छोटा छोटा पार्टिकल। एयर मॉलिक्यूल्स होगा। एरोसोल्स क्या होते हैं, वो माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं। डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। ओके, चाहे वो जो वॉल्केनिक एक्टिविटी से आप एशेस निकलती हैं वो भी हो सकते हैं, पॉल्यूशंस में जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो भी हो सकते हैं। ठीक है, सो क्या होते हैं, ये जो एरोसोल्स होते हैं दे आर एयरबॉर्न, और ये जो है मोस्टली हमें जो नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं। तो जब ये हवा जो है गर्म होकर ऊपर उठती है तो हवा के साथ में क्या होता है, वाटर वेपर भी होता है, और ऊपर जाकर ये जो हवा होती है वो ठंडी होती है, और हवा के साथ में जो वाटर वेपर होता है वो भी ठंडे होकर कंडेंस होते हैं। और जब वो ऊपर उठते हैं तो साथ में जो एरोसोल्स होते हैं उनके कांटेक्ट में आते हैं, और वो जो माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एरोसोल्स पे जो है क्या कहते हैं, उनसे अटैच्ड हो जाते हैं। तो जब किसी भी एरोसोल पर काफी ज्यादा वाटर वेपर जो है वो एडहेसिव हो जाते हैं या चिपक जाते हैं, तो वो साइज में बड़े हो जाते हैं। और फिर क्या है, इसी तरीके से साइज में बड़े होते होते जो है यहाँ पर वो क्लाउड का रूप ले लेते हैं, जिसे कि कंडेंसेशन कहते हैं। ओके, और फिर जब ये कंडेंसेशन या फिर ये जो क्लाउड इतने बड़े हो जाते हैं कि वो हवा में जो है नहीं रुक पाते हैं, और अर्थ की ग्रेविटी के कारण जो है नीचे पुल किए जाते हैं, खींचे जाते हैं, तो ये जो है क्लाउड छोटे छोटे फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स में जो है चेंज हो जाते हैं, और नीचे जो है आप जो लैंड एरिया है उस पर गिरते हैं, जिसे कि प्रेसिपिटेशन कहते हैं। सो ये एक छोटा सा आपका कॉन्सेप्ट था अबाउट द इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। सो इन डिटेल्स में हम थोड़ा थोड़ा कुछ जो टर्मिनोलॉजी है इनकी वो हम देख लेते हैं। So nearly 85% of the moisture enters the atmosphere by evaporation from the ocean, lakes, rivers, glaciers, ice caps, and the rest by evapotranspiration from वेजिटेशन। तो जो भी हमारा जो मॉइस्चर है वो एटमॉस्फेयर में कैसे जाता है, अगर मान लीजिए कि 100%
मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में जा रहा है तो उसका एक बड़ा पार्ट जो 85% पोर्शन है वो कहाँ से जाता है? आपका मोस्टली ओशियंस से हो गया, लेक्स से हो गया, रिजर्वॉयर से हो गया, या फिर अगर हम एक कॉमन वे में चाहें तो कह सकते हैं कि जो एक्वेटिक रिसोर्सेज होते हैं हमारे, वहां से जो है वो जो मॉइस्चर है वो एटमॉस्फेयर में जाता है। और बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है दैट इज 15%, वो कहाँ से जाता है? वो जो आपका लैंड एरिया होता है वहां से जो है मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में जाता है। कुछ मॉइस्चर जो है वो प्लांट्स के थ्रू भी जाता है। प्लांट्स के थ्रू कैसे जाता है? जो प्लांट्स के थ्रू जो इवेपोरेशन होता है उसे इवेपो ट्रांसपिरेशन कहते हैं हम। ओके, ये इवेपो ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं, रूट्स क्या है होती हैं? लैंड से जो है वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, उनको लेती हैं और फिर उनको जो है डिफरेंट जो प्लांट के पोर्शंस होते हैं वहां पर भेजती हैं। और जब वो वाटर यूज हो जाता है तो बचा हुआ वाटर जो है आपका जो प्लांट होता है उसमें आप लोग सभी सॉरी जो लीफ होती हैं किसी भी प्लांट की, आप लोग जानते हैं लीफ पे जो है छोटे छोटे जो है होल्स रहते हैं, छिद्र होते हैं, तो उन होल्स से जो है वाटर जो है इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में जाता है। तो ये जो प्लांट में जो उनकी जो लीव्स होती हैं और लीव्स में जो होल होते हैं उनके थ्रू जो इवेपोरेशन होता है उसे इवेपो ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ओके, then the condensation occurs when water vapor in the atmosphere changes state from a gas to liquid और from a liquid to solid। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी फिगर में कि जो इवेपोरेशन के बाद में जो ये वाटर वेपर है वो ऊपर जाकर इवेपोरेशन में वो किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है। ओके, अब गैसियस फॉर्म में वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने पर क्या है? उसका टेम्परेचर जो है कम होगा, धीरे धीरे नीचे गिरेगा। तो जब वो टेम्परेचर कम होगा तो उसका जो फॉर्म है वो गैसियस से जो है लिक्विड, गैस से जो है लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ओके, तो जो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया कि लिक्विड में चेंज होने के साथ साथ एटमॉस्फेयर में काफी सारे एरोसोल्स होते हैं और वो जो माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो उन एरोसोल्स पे जो है एडहेसिव हो जाते हैं या चिपक जाते हैं। और जब कई सारे ये बंच में हो जाते हैं, काफी ज्यादा क्वांटिटी में हो जाते हैं, तो वो क्लाउड कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है कि काफी सारे वाटर ड्रॉपलेट्स पहले एरोसोल्स पे जो है एडहेसिव हुए, उन पे चिपके, फिर वो सब एक साथ मिलकर के एक बड़ा क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं। ये प्रोसेस आपकी जो है कंडेंसेशन कहलाती है। देन कंडेंसेशन के फॉर्म्स क्या क्या होते हैं? फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन आर फॉग, ड्यू, फ्रॉस्ट एंड क्लाउड्स विच में इवेंचुअली लीड टू प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मैंने क्या बताया था कि जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो जब वापस जमीन पर गिरते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, चाहे वो रेन के फॉर्म में हो, चाहे वो आइस के फॉर्म में हो, तो इस प्रोसेस को जो है प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और ये जो कंडेंसेशन के फॉर्म्स हैं, फॉग, ड्यू, फ्रॉस्ट और क्लाउड्स, ये सब क्या होते हैं ये हम आगे की स्लाइड्स में जो है देखेंगे। जैसा कि यहाँ पर है कि ड्यू क्या है? कंडेंसेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर ऑन द ग्राउंड। ड्यू मेनली क्या होता है, जिसको कि हम हिंदी में क्या कहते हैं ड्यू को? कोई गेस करेगा? कोई बताएगा? आप सबने पढ़ा है ओस ओस सर, ओस। तो क्या होता है कि जो भी हमारा एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर होती है वो ग्राउंड पर आकर जब वाटर के रूप में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के रूप में वो जो है जम जाती है या फिर इकट्ठा हो जाती है, तो उसे हम ड्यू कहते हैं। क्या है? कंडेंसेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर ऑन द ग्राउंड। सरफेस टेम्परेचर इज अबव फ्रीजिंग। इसमें क्या होता है? जो टेम्परेचर होता है, चाहे वो एटमॉस्फेयर का हो, एटमॉस्फेयर इन द सेंस लैंड से जस्ट ऊपर, हमारा जो सरफेस है उससे जस्ट ऊपर, या फिर जो हमारा सरफेस का टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग नहीं होता है, फ्रीजिंग से ऊपर रहता है टेम्परेचर। ओके, देन फ्रॉस्ट क्या है? इफ सरफेस टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग देन इट विल कॉल्ड एज फ्रॉस्ट। अब क्या था? ड्यू कैसे बन रहा था कि जो आपकी एटमॉस्फेयर में जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो जब सरफेस पे इकट्ठा हो रहे थे तो वो ड्यू कहला रहा था। लेकिन यहाँ पर जो टेम्परेचर था सरफेस का वो फ्रीजिंग टेम्परेचर नहीं था, लेकिन जब वो सरफेस का टेम्परेचर फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाता है या उससे कम हो जाता है और उसके नियर अबाउट होता है, तो ये जो कंडीशन है ये आपकी फ्रॉस्ट कहलाती है।
then condensation cannot begin unless air becomes saturated with a relative humidity of 100%. Okay, अब क्या है कि condensation cannot begin unless the air becomes saturated. क्या है air saturation का क्या मतलब है? Anybody? सर वाटर वेपर सैचुरेट हो जाता है, मतलब जितना हो सकता है उसमें क्वांटिटी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाता हाँ है। ये सर मैक्सिमम लिमिट। यस, ओके, वेरी गुड। अच्छा, जैसे आप लोगों को भूख लगी हो, आप लोगों को खाना मिल जाए और उसके बाद जो है आपका पेट बिल्कुल भर जाए, फिर भी खाना आपकी थाली में थोड़ा सा बचा हुआ है, तो क्या होता है कि जो भी रिलेटिव या फिर मम्मी होती है कहती है बेटा थोड़ा खा लो, तो आप लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं अब हम सैचुरेट हो गए हैं, अब हम नहीं खा सकते। मतलब क्या है कि हमारे पेट में उससे ज्यादा खाना नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है कि जब भी किसी भी जो आपका एयर पार्सल होता है वहां पर जितना भी मॉइस्चर रिटेन रह सकता है, वो अगर उतना पूरा हो जाता है तो वो कंडीशन आपकी जो है सैचुरेशन कहलाती है। तो कंडेंसेशन की जो प्रोसेस है वो कब तक स्टार्ट नहीं होती, जब तक कि आपका जो एयर है वो 100% सैचुरेटेड नहीं हो जाती। किससे नहीं हो जाती है? वाटर वेपर से जो है सैचुरेटेड नहीं हो जाती है। देन व्हेन एयर इज सुपर सैचुरेटेड का क्या मतलब है? एक तो सैचुरेशन है कि उससे ज्यादा नहीं हो सकती, फिर भी क्या होता है हम किसी चीज में ठूस ठूस कर भर दे रहे हैं, ठीक है, उसमें हालांकि नहीं आ सकती लेकिन हम उसको ठूस ठूस के भर रहे हैं, फोर्सली भर दे रहे हैं, तो वो क्या होता है, कंडीशन आपकी सुपर सैचुरेशन की चली जाती है। व्हेन एयर इज सुपर सैचुरेटेड द वाटर वेपर बिगिंस टू कंडेंस प्रोड्यूसिंग एक्सट्रीमली स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स। देन हाइड्रोस्कोपिक दैट इज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी जो इवेपोरेट होता है एयर, उसके साथ में जो है माइन्यूट वाटर वेपर्स भी होते हैं, वो जाकर के आपके जो एरोसोल्स होते हैं उन पे चिपक जाते हैं। एरोसोल्स पे क्यों चिपकते हैं? वो जो एरोसोल्स होते हैं उनकी एक क्वालिटी होती है कि वो हाइड्रोस्कोपिक होते हैं। हाइड्रोस्कोपिक का क्या मतलब है कि वाटर को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ओके, या एब्जॉर्ब करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उन एरोसोल्स पे जाकर जो है वो चिपक जाते हैं। तो इसी तरीके से आगे मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ओके। तो हाइड्रोस्कोपिक पार्टिकल्स सच एज सोडियम क्लोराइड एक्ट एज कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। जो न्यूक्लियाई होता है उनका वो जो है हाइड्रोस्कोपिक होता है। देन फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, ड्यू, जैसा कि आप लोग बताया आप लोगों ने कि जो ओस होती है उसको ड्यू कहते हैं। द ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर टू विच एयर मस्ट बी कूल्ड टू बिकम सैचुरेटेड विद वाटर वेपर। When further cooled, the airborne water vapor will condense to form liquid water, that is dew. Then frost, when the temperature, अब ड्यू और फ्रॉस्ट में क्या टेम्परेचर था, क्या डिफरेंस था, आपने पहले भी देखा था। मेनली जो डिफरेंस है वो टेम्परेचर का है। ड्यू में जो सरफेस टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग लेवल तक नहीं फ्रीजिंग जाता पॉइंट है, के ऊपर। लेकिन यस, फ्रीजिंग लेवल से ऊपर रहता है। लेकिन जो फ्रॉस्ट की कंडीशन आती है उसमें क्या है, जो सरफेस का टेम्परेचर होता है वो फ्रीजिंग लेवल या उससे नीचे चला जाता है। ये दो मेन, ये जो है मेन डिफरेंस है, बाकी जो प्रोसेस है वो सेम रहती है। नेक्स्ट आपका आता है फॉग, सस्पेंडेड टाइनी वाटर ड्रॉपलेट और आइस क्रिस्टल्स इन एन एयर layer next to the earth surface that reduces the visibility, okay। अब क्या है इसमें, अगर आपकी जैसे ड्यू था या फिर फ्रॉस्ट है, उसमें क्या आपकी विजिबिलिटी जो है वो नहीं जाती है, आपको जो विजन रहता है वो अच्छा सा रहता है। लेकिन जो फॉग की कंडीशन आती है उसमें जो है विजिबिलिटी जो है काफी कम हो जाती है, दैट इज जो आपकी 1000 मीटर तक ही रह जाती है या उससे कम हो जाती है, ओके। लेकिन उससे अगर नीचे और भी विजिबिलिटी चली जाती है तो वो कंडीशन आपकी मिस्ट कहलाती है, ओके। सो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है फॉग, फॉग में आपकी जो विजिबिलिटी रहती है वो नियर अबाउट 1000 मीटर्स रहती है, लेकिन अगर विजिबिलिटी उससे भी नीचे चली जाती है तो वो कंडीशन आपकी मिस्ट कहलाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? जैसा कि मैंने बताया था, प्रेसिपिटेशन क्या है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स आपके वापस अर्थ सरफेस पर आते हैं किसी भी फॉर्म में आए, चाहे वो रेन के फॉर्म में आए या फिर स्नोफॉल के फॉर्म में आए, हेल के फॉर्म में आए, तो ये
जो है आपका प्रेसिपिटेशन कहलाता है। द फॉल ऑफ लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स फ्रॉम द क्लाउड्स टू द ग्राउंड इज टर्म्ड एज प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट, द फॉल कैन बी इन नेचर ऑफ ड्रिजल। ड्रिजल की किसे कहते हैं? व्हाट इज ड्रिजल? नहीं पता सर। एक तो आप लोगों ने सुना होगा जो बारिश होती है, ठीक है, और एक बारिश से जस्ट पहले की कंडीशन होती है जिसमें कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बस गिरती हैं, बारिश एकदम तेज नहीं होती है, ठीक है। हमारे यहाँ बूंदा बूंदी उसको कहते हैं। यस सर। ओके, सो दैट इज फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। देन रेन सबको पता है, शावर, हेल, स्लिट और स्नो, ये सब क्या है आगे हम देखेंगे कौन कौन से फॉर्म होते हैं प्रेसिपिटेशन के। Then drizzle, rain and shower are liquid water droplets. The nomenclature, ये जितने भी आपके नाम दिए गए हैं, मेनली जो ड्रिजल है, रेन है, शावर, हेल है, मेनली क्या है कि जो आपके क्लाउड है उससे जो है जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं नीचे वापस अर्थ पे आते हैं। सो अब क्या होता है कि किसी वाटर ड्रॉपलेट का डायमीटर बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। कोई लिक्विड फॉर्म में होता है जैसे कि बरसात आपकी नॉर्मल होती है, कुछ जो है सॉलिड फॉर्म में होते हैं जैसे कि बर्फ गिरती है, या फिर कुछ सेमी सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ओके, मतलब कि एक जो बर्फ होती है ना जिसको आप हाथ में मसल सकते हैं आसानी से लेकर। तो क्या है इन सब के जो है वाटर ड्रॉपलेट्स के जो साइज और उनके जो फॉर्म है उसके आधार पर जो है उनके बेसिस पर इनको नॉमेनक्लेचर किया गया है। बस ये इन पे डिफरेंस है, वो हम आगे देख लेंगे। ओके, तो क्या है ड्रिजल, rain and shower are liquid water droplets. The nomenclature depending on the size of the drops and their number per unit volume, वो एक वॉल्यूम में कितना उनका नंबर होता है इसके हिसाब से उनका जो है नॉमेनक्लेचर किया गया है। Then snow is composed of ice crystal which exhibits a fantastic variety of forms and size depending upon the temperature. जो जैसा कि मैंने बताया कि ड्रिजल हो गया, वो क्या रेन हो गया, ये सब क्या है कि जो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन जैसे आइस हो गया या फिर जो आगे आप लोग पढ़ेंगे स्नो ग्रेन्स होते हैं, स्नो फ्लेक्स होते हैं, हेल होते हैं। ओके, जिसे कि हम शायद हिंदी में ओलावृष्टि भी कहते हैं। सो ये क्या हो, ये सब क्या हो गए, जो भी आपका प्रेसिपिटेशन है उसके सॉलिड फॉर्म में हो गए। देन स्लिट इज अ मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो, जैसा कि मैंने बताया कुछ एक बर्फ होती है या फिर ऐसी होती है जिसे जो कि सेमी लिक्विड फॉर्म में होती है, वो आपकी स्लिट कहलाती है। Then ice pellets with a diameter of 0.5 to 5 centimeter falling out thunder clouds are termed as hail. अब क्या होते हैं, कुछ आइस क्रिस्टल्स होते हैं, पैलेट्स होते हैं जो काफी साइज में बड़े होते हैं। ओके, मेनली उनसे जो है काफी चोट लगती है, या फिर वो जहां पर भी इस टाइप का प्रेसिपिटेशन होता है तो काफी सारा लॉस होता है। कई बार लोगों की डेथ भी हो जाती है। ओके, बड़े बड़े पेड़ भी गिर जाते हैं, घरों को नुकसान होता है, तो वो आपके जो है हेल में आते हैं। Okay, next, precipitation is measured by a rain gauge or snow gauge. अब जो भी precipitation है उसको जो है हम एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं जिसे कि रेन गेज या फिर स्नो गेज कहते हैं। ये जो होते हैं मेनली दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपका ऑर्डिनरी रेन गेज होता है और एक होता है सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज। ये दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और कैसे वर्क करता है ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसमें है आगे रेनफॉल इज एक्सप्रेस्ड एज, अब क्या इसका मेजरमेंट कैसे होता है, मिलीमीटर में इसको जो है मेजर करते हैं कि अब क्या है जैसे एक दिन में कितने मिलीमीटर रेन हुई, या फिर एक मंथ में कितनी हुई, या फिर एक ईयर में कितनी हुई, इसको तो जो आपका रेनफॉल है इसको हम मिलीमीटर पर डे, पर मंथ या फिर पर ईयर में जो है मेजर करते हैं। Then snow is measured as water equivalent or directly as the depth of accumulation. अब क्या है जैसे रेन का था हमने मेजरमेंट कर लिया, मिलीमीटर में हो गया। स्नो को भी जो है मान लीजिए जिस भी एरिया में बर्फ गिरी है तो उसके पर यूनिट एरिया को हम ले लेते हैं और वहां पर देखते हैं कि कितना जो है आइसफॉल हुआ है, और उसके अकॉर्डिंगली ही हम बताते हैं कि कितना आइस, उसको हम मेजर करते हैं उस हिसाब से। नेक्स्ट है इंडिया में एक दिन का जो है रेनफॉल वो किस आवर के बीच में जो है मेजर किया जाता है, ये हम देख लेते हैं। इन इंडिया द डेज रेनफॉल इज द टोटल फॉल फॉर द
previous 24 hours ending at 8:30 hours Indian Standard Time of the day। अब क्या है, मान लीजिए कि जैसे हमको बीते हुए दिन का या फिर प्रीवियस यस्टरडे का जो है देखना है कि कितना रेनफॉल हुआ था। तो प्रीवियस में आपका जो है जो क्या कहते हैं, अगर हम 24 आवर्स के हिसाब से लें तो जब रात में 12 बजते हैं, जिसको कि 0:00 कहते हैं, ओके, जो कि हो जाता है, वहां से लेकर के पूरा नेक्स्ट डे में सुबह 8:30 तक कितना बारिश हुआ है, ये जो आपका टाइम इंटरवल है, इसमें कितने मिलीमीटर जो है रेन हुआ है, इसको हम इससे जो है मेजर करते हैं। ओके, तो जो भी आपका जो मेजरमेंट करने का लास्ट टाइम होता है, दैट इज 8:30 इन द मॉर्निंग। ओके, next, in climatological data, a rainy day means that day recorded 2.5 millimeter of rain। तो किसी दिन अगर 2.5 और मिलीमीटर या फिर उससे ज्यादा बारिश होती है तो उस दिन को हम क्या कहते हैं, रेनी डे कह देते हैं। उसके बाद में एक यहाँ पर रेन प्रेसिपिटेशन का एक टर्म है, स्पेटियल एनालिसिस ऑफ रेनफॉल इज डन बाय ड्राइंग आइसोहाइड्स। अब आइसोहाइड्स क्या होते हैं कि आप लोग ये इंडिया का मैप देख रहे हैं, इस पे कुछ लाइंस खींची हुई हैं। ओके, मेनली ये लाइंस क्या है, ये लाइंस उन प्लेसेस को मिला रही हैं जिनमें एक पर्टिकुलर सीजन में या पर्टिकुलर मंथ में जो है सेम रेनफॉल हुई है। ओके, सो आइसोहाइड्स आर द लाइन विच कनेक्ट द सेम रेनफॉल at same rainfall at a given period of time। जैसे कि मान लेते हैं कि मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगस्त का ले लेते हैं, अगस्त में जो है कितनी बारिश हुई है। तो ये जो आपकी लाइन शो कर रही है यहाँ पर, ये सारी लाइनें जो हैं जिस भी प्लेस को कनेक्ट कर रही हैं, उस प्लेस में जो है उस मंथ में जो है इक्वल जो है बारिश हुई है। ओके, तो ये लाइंस क्या कहलाती हैं, ये आइसोहाइड्स कहलाती हैं। देन ओरियोग्राफी एक आप लोग सुनेंगे, इसमें क्या होता है। ओरियोग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल जियोग्राफी दैट डील्स विथ माउंटेन्स, मोर ब्रॉडली इंक्लूड हिल्स एंड एनी पार्ट ऑफ रीजन एलिवेटेड टेरियन। ओके, अब क्या है कि माउंटेन हो गया, ठीक है, माउंटेन कैसे बने हैं उनकी स्टडी ये जिस साइंस में होती है उसे हम ओरियोग्राफी कहते हैं। देन विर्गा टर्म है, तो विर्गा क्या होता है, इन हॉट और ड्राई एटमॉस्फेयर इनिशियली द ड्रॉप्स मे नॉट रीच द ग्राउंड ड्यू टू इवेपोरेशन इन द इंटरवेनिंग लेयर्स। अब क्या है कि जैसे बारिश हो रही है, ओके, बारिश क्या है, जब बादलों से बारिश की बूंदें नीचे आई तो वो कई सारे जो एटमॉस्फेरिक लेयर है उनके कांटेक्ट में आती हैं। तो मान लिया कि कोई एक एटमॉस्फेयर का लेयर है जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, जिससे कि जब वो वाटर ड्रॉपलेट्स उस लेयर में पहुंची तो ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण वो फिर से इवेपोरेट हो गई, मतलब कि वो ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाई। ओके, तो ऊपर से बारिश तो हो रही है लेकिन वो जो ड्रॉपलेट्स हैं या फिर वो जो पानी की बूंदें हैं वो जो है आपकी सरफेस तक नहीं पहुंच पाती। तो ये जो प्रोसेस होती है ये आपकी विर्गा कहलाती है। नेक्स्ट, फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेनली इनको जो है डिवाइड कैसे किया गया है, जो भी ड्रॉप्स के साइज होते हैं उनका जो डायमीटर होता है उनके बेसिस पर जो है इनको डिवाइड किया गया है। सो ड्रिजल क्या होता है, द स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स बिटवीन 0.2 एंड 0.5 मिलीमीटर इन डायमीटर इज ओके। तो जो ड्रिजल्स में जो आपका वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो 0.2 टू 0.5 मिलीमीटर के डायमीटर पे होते हैं। देन रेन हो गया, रेन में आपके जो वाटर ड्रॉपलेट्स का जो डायमीटर होता है दैट इज बिटवीन 1 टू 6 mm। देन फ्रीजिंग रेन और फ्रीजिंग ड्रिजल क्या होता है, जस्ट ड्रिजल की तरह होता है, वहां पर जो है आपका जो प्रेसिपिटेशन था वो लिक्विड फॉर्म में होता है, यहाँ पर थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। द सुपर कूल ड्रॉपलेट्स और ड्रिजल ड्रॉप्स दैट फ्रीज ऑन द कांटेक्ट विथ कोल्ड सरफेस। ओके, क्या है, ऊपर से बारिश हो रही है लेकिन जब वो सरफेस पे पहुंचती है तो सरफेस, चूंकि सरफेस का जो टेम्परेचर है वो
फ्रीजिंग लेवल पे आ गया है, तो जैसे ही वो वाटर ड्रॉपलेट सरफेस पर आएंगी वो फ्रीज हो जाएंगी। सो इस प्रोसेस को जो है फ्रीजिंग रेन कहते हैं। देन स्नो है एन असेंबलेज ऑफ आइस क्रिस्टल इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक्स, और स्नो फ्लेक्स आर हेक्सागोनल शेप्स। जो बर्फ गिरती है मेनली स्नोफॉल होता है उसको कहते हैं। देन स्नो ग्रेन्स क्या होता है? द ओपेक ग्रेन्स ऑफ आइस क्रिस्टल्स विथ डायमीटर जनरली लेस देन 1 मिलीमीटर। यहाँ पर ये आप फिगर एक देख सकते हैं, ये स्नो ग्रेन का है जहाँ पर पाम पर जो है जो आपके आइस के छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं उनको जो है स्नो ग्रेन्स कहते हैं। देन स्नो पैलेट्स क्या है? सॉफ्ट कोनिकल और स्फेरिकल ice crystals with diameter 1 to 5 mm. Okay, they form when super cold cloud droplets collide and freeze together. ये जो आपका सेकेंड आप यहाँ पर फिगर देख सकते हैं दैट इज स्नो पैलेट्स। ये क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं, सॉलिड मतलब कि बिल्कुल सॉलिड भी नहीं होते हैं और लिक्विड भी नहीं होते हैं। देन हेल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ओलावृष्टि, जिसमें कि जो आपके आइस पार्टिकल्स होते हैं वो साइज में काफी ज्यादा जो है बड़े होते हैं और कई बार जो है वो काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो द राउंडेड और जैग्ड लंब ऑफ प्रेसिपिटेटिंग ice particles, it is associated with thunderstorms that have a strong updraft and relatively great moisture content. मोस्टली जो है इनसे जो है काफी नुकसान होता है। जो आपने जो मतलब क्या कहते हैं, लोग कभी अगर डायरेक्ट किसी के ऊपर गिरे क्योंकि साइज में काफी बड़े होते हैं तो काफी ज्यादा इंजरीज होती है, कुछ केसेस में डेथ भी हो जाती है, घरों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं ये। नेक्स्ट आपका है क्लाउड फॉर्मेशन। ओके, सो क्लाउड फॉर्मेशन, यस सर पिछले वाले स्लाइड में फ्रीजिंग रेन और स्नो ग्रेन में डिफरेंस क्या हम लोग बोल सकते हैं? ये कि फ्रीजिंग रेन में स्नो ग्रेन्स, हाँ स्नो ऐसा ग्रेन्स बोल ये सकते हैं कि मैं बता रहा हूँ, ये जैसे स्नो ग्रेन्स या फिर स्नो पैलेट्स हैं, ये क्या है? आइस क्रिस्टल के रूप में ही ऊपर से गिरते हैं। ओके, लेकिन जो फ्रीजिंग ग्रेन है वो ऊपर से तो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में गिरते हैं, लेकिन जब वो सरफेस पे आते हैं, चूंकि सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वो फ्रीजिंग के लिए नियर अबाउट फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, तो सरफेस पर आने के बाद में जो है वो आइस फॉर्म में हो जाते हैं। ये मेन डिफरेंस है। यस सर, हम वही कंफर्म। ओके, नेक्स्ट आपका है क्लाउड फॉर्मेशन। सो उसके लिए हम एक वीडियो देख लेते हैं, अगर यहाँ पर है तो जस्ट अ मिनट। ओके, ये स्लाइड सबको शेयर हो रही है अभी? यस यस सर। यस सर। तो वीडियो है, सिंपल सा है, इसको आप लोग देखिएगा। नीचे कुछ इसमें सब टाइटल्स भी दिए हुए हैं जिनको कि साथ में हम पढ़ते चलेंगे। सो हाउ डू क्लाउड्स फॉर्म? ओके, ऑल्दो क्लाउड्स माइट लुक लाइक दे आर मेड ऑफ गैसेज, मतलब कि क्लाउड्स हमें देखने से लगता है कि वो गैसेज हैं, लेकिन they are actually a large mass of tiny drops of liquid water और ice crystals। ओके, क्या होते हैं वो? जो टाइनी ड्रॉप्सलेट्स होते हैं वो चाहे वाटर के हों या फिर आइस क्रिस्टल के हों, वो जो है क्लाउड्स होते हैं। ये देखिए, okay, the cloud formation process usually begins when the heat from the sun warms the ground. ये रेड एरिया हीट हो गया आपका। नेक्स्ट, this causes the air at ground level to rise and the water vapor within it to cool. Okay, अब क्या है, ये जो आपका ये जो आपकी एयर है ये गर्म होकर ऊपर उठ रही है और इसके साथ में इसमें जो है वाटर वेपर भी है, और ये जब ऊपर उठेगी तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा। तो हवा का टेम्परेचर कम होने के साथ साथ इसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं या फिर जो वाटर है वो उसका टेम्परेचर भी धीरे धीरे कम होगा।
This causes the air at ground level to rise and water vapor within it to cool. When cooled, the water vapor collides with and sticks to tiny particles floating in the air. Okay, ये जो tiny particles हैं, that are aerosols. These are known as condensation nuclei containing aerosols such as salt and dust. अब इसमें क्या है, आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा कि घरों में जैसे मान लीजिए मौसम की पहली बरसात हो रही है, तो लोग कहते हैं कि पहली बारिश में मत भीगो, तबीयत खराब हो सकती है, या फिर स्किन पे रैशेस हो सकते हैं। तो वो क्यों ऐसा लोग कहते हैं? क्योंकि आप लोग जैसे देखा, आप लोगों ने देखा कि वो जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो जो आपके एरोसोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हो सकता है कि पॉल्यूशन के कुछ पार्ट हो, ओके, सॉल्ट के कुछ पार्ट हो सकते हैं, मेनली क्या हम कह सकते हैं कि वो केमिकल्स फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो अब क्या है कि जब वाटर ड्रॉपलेट्स उन पर आकर के कंडेंस होंगी और वो वापस नीचे सरफेस पे आएंगे, तो वाटर के साथ में वो केमिकल भी आ रहा है, और वो केमिकल जब हमारी बॉडी पे गिरेगा तो हो सकता है कि वो हमारी बॉडी पे रिएक्ट। मेरी वॉइस आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So when enough vapor condense around the nucleus, a droplet is formed. Okay. अब जैसा कि मैंने बताया था कि जब एक न्यूक्लियस या फिर एक पे जो है, जो एरोसोल्स होते हैं, दे आर बेसिकली हाइड्रोस्कोपिक होते हैं, वो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं या फिर वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। Okay, these droplets are so small that a cubic meter of air contain 100 millions of them. Now you can imagine ये जो है कितने छोटे होते हैं, और जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 100 मिलियंस हो सकते हैं एक क्यूबिक मीटर में। However, combined to make a क्यूमुलस क्लाउड, अभी क्यूमुलस क्लाउड एक क्लाउड का एक फॉर्म होता है। आगे की क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि क्लाउड कितने टाइप के होते हैं। ओके, दे कैन वेट एज मच एज 500 टन, और that is roughly 100 elephants. Next, the individual water droplets are so tiny and spread out that they stay afloat as a cloud. ओके, ये क्लाउड है जिसमें कि अगर इसको हम माइक्रोस्कोपिक वे में देखें तो छोटे छोटे जो है वाटर ड्रॉपलेट्स अलोंग विद द एरोसोल्स रहते हैं ये, और इनको कंबाइंड रूप में देखा जाए तो ये इस तरीके से दिखते हैं। नेक्स्ट, समटाइम्स दीज वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइन टू बिकम लार्जर ड्रॉपलेट्स और क्रिस्टल्स, and if they become large enough and too heavy, they will gradually fall from the sky. Okay, बहुत ज्यादा हो जाएंगे या फिर बहुत ज्यादा भारी हो जाएंगे तो क्या होता है, जो ग्रेविटेशन फोर्स है या फिर जो भी आपका वेलोसिटी होती है उस वो जो है उनको जो है वापस सरफेस पर ले आती है। तो ये क्या फॉर्म हो जाते हैं, रेन हो जाते हैं और प्रेसिपिटेशन। Okay, so thank you. This was all about the condensation and the precipitation.